आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेस्ट बैंक कौन सी है इंटरनेशनल पेमेंट्स को रिसीव करने के लिए, आउटवर्ड रेमिटेंस करने के लिए। पेपाल अच्छा है या फिर बैंक्स अच्छी है, एडसेंस के लिए कौन सा अच्छा है, सब कुछ आज के इस वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। आज हम लोग बेस्ट बैंक्स फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने बेस्ट कार्ड्स के बारे में बनाया है कि इंटरनेशनल के लिए कौन से कार्ड्स अच्छे हैं, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करता रहता हूँ, ट्रांसफ़र करता रहता हूँ, फॉरेन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, एडसेंस के थ्रू भी रिसीव करता हूँ, बाकी दूसरी कंपनीज़ के थ्रू भी रिसीव करता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे अकाउंट्स खोले हैं, अलग अलग बैंक में अकाउंट्स खोले हैं, ये देखने के लिए कि मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है, चार्जेस किसके कम है, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, किसका एक्सचेंज रेट सबसे अच्छा है और क्या प्रोसीजर है, किसका प्रोसीजर ईजी रहता है। सब कुछ मैंने देखने के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट में मैंने अकाउंट्स खोले थे। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ। अब इससे पहले मैं आपको बैंक्स के बारे में बताऊं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट चार्जेस नहीं बताऊंगा, हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज रेट को कंपेयर करेंगे, कौन सी बैंक का कितना एक्सचेंज रेट है, कौन यहाँ पे सस्ते में आपको रिसीव करवा रहा है, कहाँ पे आप लोग सस्ते में आउटवर्ड रेमिटेंस कर सकते हो, वो सब हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके ऊपर कुछ चार्जेस भी लगते हैं। एग्जैक्टली क्या चार्जेस लगते हैं मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे दूंगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या चार्जेस मुझे लग रहे हैं वो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट्स रिसीव होती है हर अकाउंट में, तो वो चीज़ बताना यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं आपको ऐसे ही रफली बता दूंगा कि मुझे बैंक ए में सबसे कम लगा है, बैंक बी में उससे थोड़ा ज़्यादा लगा है, बैंक सी में मुझे सबसे ज़्यादा लगे हैं। फिर यहाँ पर मैं आपको इंटरफेसेस नहीं बता पाऊंगा। मैं यूजुअली अपने जो भी मैं रिव्यूज़ करता हूँ यहाँ पर डिजिटल टूल सर्विसेज के, मैं उसमें इंटरफेसेस बताने की कोशिश करता हूँ ना। यहाँ पे वो चीज़ मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो वो चीज़ यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्पस कोड। जब भी आप लोग फॉरेन से कोई भी पेमेंट रिसीव करोगे, आपको बैंक को पर्पस कोड देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे हो अभी तक, तो बैंक आपके बिहाफ पे कुछ भी कोड डाल देते होंगे, तो पर्पस कोड ज़रूरी रहता है अगर आप लोग कुछ भी रिसीव कर रहे हो बाहर से। जैसे मैं अगर एडसेंस की बात करूं, अगर आप लोग एडसेंस की पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो आई थिंक P1007 एक पर्पस कोड रहता है एडवर्टीजमेंट के लिए, वो वाला कोड लगता है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा कि कौन सा पर्पस कोड लग रहा है, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, या फिर जो भी आपका बैंक में इंचार्ज है फॉरेन डिपार्टमेंट में, उनसे आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे लगेगा स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का स्विफ्ट कोड होना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, उस बैंक का स्विफ्ट कोड होना ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है कि आप स्विफ्ट कोड सही एंटर करो। स्विफ्ट कोड आपकी यूजुअली हेड ब्रांच का रहता है। हेड ब्रांच आपके सिटी में भी हो सकती है, आपके स्टेट में भी हो सकती है, या पूरे इंडिया की भी हो सकती है। जैसे अगर मैं अपने SBI अकाउंट की बात करूं तो मेरा जो स्विफ्ट कोड है वो मेरी ब्रांच में नहीं है, तो यहाँ पे जो MP की जो हेड ब्रांच है भोपाल में, मैंने वहाँ का स्विफ्ट कोड डाला है। और अगर मैं HDFC की बात करूँ तो HDFC में मैंने जो स्विफ्ट कोड डाला है वो डाला है मुंबई ब्रांच का। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि स्विफ्ट कोड कभी नेट से सर्च करके मत डालना। नेट पे बहुत बार यहाँ पे गलत स्विफ्ट कोड्स भी दिए जाते हैं, तो बैंक में जाना, किसी समझदार आदमी के पास जाना बैंक में जिसको पता हो स्विफ्ट कोड क्या होता है, उनसे जाके पूछना कि मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के लिए, तब वो आपको बताएंगे कि कौन सा स्विफ्ट कोड यहाँ पे डालना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चेकबुक हमेशा अपने नाम के साथ इशू पहले से ही करवा लो। कभी कभार जब हम लोग पेमेंट्स रिसीव करते हैं बाहर से, तब आपको चेकबुक विथ योर नेम एंड अकाउंट डिटेल्स, वो आपको फ़ोटो खींच के उनको सेंड करना पड़ सकता है। कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट रहती है, एडसेंस के लिए नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ों में कभी कभार रिक्वायरमेंट रहती है। तो जब भी आप लोग अकाउंट खुलवाओ, अपने नाम वाली चेकबुक आपको एक अलग से उसकी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर वो आपके घर पे आती है बाय पोस्ट, जिस पे आपका नाम प्रिंटेड रहता है। तो वो वाली चेकबुक की आपको शायद से रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अकाउंट मेंटेनेंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको 5,000 से लेकर 10,000 वाले अकाउंट्स मिल जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कौन सी सिटी में हो, मेट्रो में हो, रूरल में हो, अर्बन में हो, डिपेंड करेगा उसके ऊपर। फिर यहाँ पर अगर मैं अदर फीचर्स के बारे में बात करूँ, FD रेट्स क्या है, डेबिट कार्ड फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सेविंग रेट्स क्या हैं, लॉकर चार्जेस क्या हैं, तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। हम लोग मेनली फोकस करेंगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। अब यहाँ पर कुछ बैंक्स हैं जिस पे आपको अकाउंट नहीं खुलवाना है अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव करनी है तो। पहले कोऑपरेटिव बैंक, दूसरी ग्रामीण बैंक्स। इन दोनों बैंक्स में आपको अकाउंट यहाँ पे नहीं खुलवाना है। अब इससे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी ने भी मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है। ये मेरे खुद के व्यूज़ है, खुद की ओपिनियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो भी मैंने किया, जो भी मैं कर रहा हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और आपकी मर्ज़ी, आपको जहाँ पे जाना है, जैसे जाना है, आप लोग जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं।
तो शुरुआत करते हैं हम लोग SBI से। अगर आप लोग मनी बाहर से रिसीव कर रहे हो, SBI इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंक फॉर एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट्स को अभी हम लोग आगे साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, लेकिन एक्सचेंज रेट की अगर मैं बात करूं तो SBI के सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स आपको मिलेंगे और जो इनकी फ़ीस है वो भी काफ़ी कम रहती है। नाउ आई डू नो SBI इज़ नॉट नोन फॉर इट्स सर्विस, लेकिन जो इनके ऑनलाइन सर्विस है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं, इंटरनेशनल सेटलमेंट्स वगैरह हैं, वो अच्छे रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस में। मैं इसको करीबन 2015 से यूज़ कर रहा हूँ फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स और मुझे SBI में ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिली है इनके ऑनलाइन सिस्टम में। ऑफलाइन में डेफिनेटली SBI के जो एम्प्लॉयज़ है उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है एंड ठीक है, इनका ऑफलाइन सपोर्ट थोड़ा स्लो है, मतलब आपको थोड़ा वहाँ पे टाइम लग सकता है, बट कंसिडरिंग द चार्जेस इट इज़ नॉट बैड। आपको NEFT UPI वगैरह भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी लिमिट देखने को मिलती है, फ्री में मिल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत इनके कम चार्जेस रहते हैं। अगर मैं इनके प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो मैंने 2015 में सबसे पहले रजिस्टर किया था SBI के लिए, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। उस टाइम पर मुझे एक लेटर देना पड़ा था, एक फॉर्म देना पड़ा था, उसमें मुझे बताना पड़ा था कि मेरी पेमेंट्स कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, पर्पस कोड मुझे लिखना पड़ा था एंड वो मुझे सबमिट करना था इनके हेड ब्रांच के ऊपर। तो वो सब मैंने कर लिया था। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। जब भी पेमेंट आती है 3-4 दिन के अंदर मेरे बैंक में वो सेटल हो जाती है ऑटोमेटिकली। उसका मुझे कोई मेल नहीं आता है कि आपकी पेमेंट आई है, कोई मेल नहीं आता, कोई कॉल नहीं आता, ऑटोमेटिकली सब वहाँ पे सेटल हो जाता है। पिछले 5 साल में मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को नहीं मिली है। सो SBI मेरी पहली बैंक थी जिस पे मैंने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स किए थे और आज भी मैं करता हूँ। और SBI की एक और ख़ास बात भी, अगर आपको इनके यहाँ से लोन्स चाहिए इन फ्यूचर एट डिस्काउंटेड प्राइजेस, डिस्काउंटेड लोन रेट्स, तो फिर आप अगर इनके पास अकाउंट खुलवाओगे तो ये एक तो सिबिल स्कोर देखती हैं, साथ में जो आपकी रिलेशनशिप वैल्यू रही है उस पर भी आपके लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो सकते हैं। अगर आपका पुराना अकाउंट है, अगर आपके अकाउंट में अच्छा बैलेंस रहता है, अगर आप लोग ट्रांजेक्शन्स करते रहते हो तो फिर आपको फ़ायदा हो सकता है। फिर अगला आता है यहाँ पे एक्सेस के मैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स नहीं करता हूँ। इनकी सर्विस अच्छी है, इनका IT इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन इनके चार्जेस मुझे थोड़े ज़्यादा लगते हैं। एक्सचेंज रेट भी मुझे यहाँ पे कुछ खास नहीं लगा है, तो मैं एक्सेस को अवॉइड करता हूँ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो फिर मैंने एक्सेस में क्यों खोला? मैंने एक्सेस में इसलिए खोला क्योंकि वहाँ पर सबसे कम क्राउड रहता है एंड रेप्यूटेड बैंक है। तो मुझे एक ऐसी बैंक चाहिए थी जहाँ पे मैं ऑफलाइन जाके इजीली काम करवा सकूँ, DD वगैरह बनानी है या फिर चेक बुक से रिलेटेड कुछ काम है। आजकल चेक में पॉजिटिव पे सिस्टम भी आ गया है, तो उसके लिए अगर मुझे ऑफलाइन विजिट करना पड़े तो फिर मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक का यूज़ करता हूँ। अगला है यहाँ पर HDFC के जो चार्जेस हैं वो एक्सिस से कम है, इनका जो एक्सचेंज रेट है वो एक्सिस से ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी है वो है इनके IT इंफ्रास्ट्रक्चर में। कभी इनकी इंटरनेट बैंकिंग डाउन रहती है, कभी इनका मोबाइल ऐप डाउन रहता है, कभी इनकी UPI डाउन रहती है। तो HDFC में IT इंफ्रास्ट्रक्चर में एट प्रेजेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। इनफैक्ट यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स थी कि लास्ट ईयर RBI ने उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि आप लोग नए क्रेडिट कार्ड्स तब तक इशू नहीं करोगे जब तक आपका IT इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग अपग्रेड नहीं कर लेते हो। अब वो उसके प्रोसेस में है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा, जुलाई तक होपफुली आ जाना चाहिए। बट अभी तो उनका IT इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कुछ यहाँ पर खास नहीं है। दैट बीइंग सेड, उनके रेट्स अच्छे हैं, उनकी सर्विसेज भी अच्छी है, ऑफलाइन सर्विस भी अच्छी है। एंड ऑफलाइन सर्विस काफ़ी डिपेंड करेगी कि आप लोग कौन से एरिया में ऑफलाइन सर्विसेज वेरी करेगी। तो मेरे एक्सपीरियंस में ठीक ठाक थी, इतनी कुछ ज़्यादा बेकार नहीं थी या फिर कुछ एकदम एक्सेप्शनली अच्छी भी नहीं थी। जो एक चीज़ अच्छी है HDFC की वो है कंज्यूमर लोन्स। अगर आपको कंज्यूमर लोन्स चाहिए फ्यूचर में, अगर आपको हाउस लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह चाहिए तो HDFC में अकाउंट खुलवा लेना, काफ़ी यहाँ पे फ़ायदे होंगे। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात करूँ, इनवर्ड रेमिटेंस की, तो यहाँ पर आपको एक मेल आता है पहले कि आपके अकाउंट्स में यहाँ पर फंड आई है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, उसे सबमिट करना पड़ता है अपनी बैंक में। उसमें आपको अपना पर्पस कोड डालना पड़ेगा कि किस लिए वो आपको फंड्स यहाँ पे रिसीव हो रही है ना। मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने यहाँ पे रिलेशनशिप जो मेरा मैनेजर है उसको कॉल करता हूँ कि यार मेरी फंड्स आई है, ये मेरा पर्पस कोड है, आप उसको सेटल कर दीजिए। मैक्सिमम केसेस में इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आई तो आप लोग पहले कंफर्म कर लीजिएगा HDFC से जा करके कि मैं इसको फ़ोन पर ही यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं। अब यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम जो फेस करने को मिली थी वो ये थी कि जो मेरी फ़ंड्स आ गई थी, मैंने उनको सब बता दिया था, बट वो फ़ंड्स मुझे 20 दिन तक रिसीव ही नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उनका एक मैनेजर था, उनको कोविड हो गया था, ये रिसेंट अभी
एक दो महीने पहले की बात है। तो उनको कोविड हो गया था, इसलिए वो 20 दिनों से काम पे नहीं आ रहे थे, इसलिए कोई और वहाँ पे था ही नहीं फंड्स को सेटल करने के लिए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगी कि सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में वो पावर थी कि वो फंड्स को यहाँ पे सेटल करा पाए, इसलिए मेरा डिले हो गया था। तो ये सिर्फ एक ही बार था, वैसे हमेशा नहीं होता है। अब अगर यहाँ पर आउटवर्ड रेमिटेंस की बात करूँ तो इट इज़ गुड फॉर आउटवर्ड रेमिटेंस। यूजुअली दूसरी बैंक्स में क्या होता है कि आपको फिजिकल फॉर्म वहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ता है कि मुझे इतने पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कराने हैं, लेकिन HDFC में यहाँ पे ऑनलाइन रेमिट का जो ऑप्शन है वो अच्छा है, बहुत सारी वेबसाइट्स को सपोर्ट करता है, यहाँ से आप लोग इजीली आउटवर्ड रेमिटेंस यहाँ पे कर सकते हो। सो HDFC अच्छा है, लेकिन इनका जो करंट IT सिस्टम है यहाँ पर इसको इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, एंड होपफुली वो आने वाले टाइम पर अच्छे से हो जाएंगे। अगला है यहाँ पर ICICI ना। ICICI के जो रेट्स हैं वो SBI जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक्सिस बैंक जैसे बेकार भी नहीं है। यहाँ पर आपको एक बीच की जो लाइन मिलती है वो ICICI में देखने को मिलती है, एक बैलेंस जो मिलता है IT इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेट्स में, ऐप्स में, वो सब यहाँ पर आपको ICICI में देखना पड़ता है। एक्सचेंज रेट की बात करूँ तो HDFC और ICICI दोनों के यहाँ पे लगभग बराबर ही हैं। आउटवर्ड रेमिटेंस इनका अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट चार्जेस भी इनके कम हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर आउटवर्ड रेमिटेंस। इनफैक्ट HDFC और ICICI में काफ़ी क्लोज कंपटीशन है आउटवर्ड रेमिटेंस को लेकर के मेरे एक्सपीरियंस में। एंड यहाँ पर भी आप लोग इजीली रेमिट कर सकते हो, आपको बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फॉर्म सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन इनका प्रोसेस यहाँ पे इजीली हो जाता है। चार्जेस भी इनके थोड़े कम रहते हैं कंपेयर टू HDFC। नाउ सेविंग अकाउंट मेरे पास ICICI का है, करंट अकाउंट भी मेरे पास ICICI का ही है। जो मेरा मेन करंट अकाउंट है वो ICICI में। क्यों? क्योंकि मुझे फंड्स रिसीव करना यहाँ पे इजी हो जाता है, यहाँ पर मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, मुझे सिर्फ अपने अकाउंट में जाना है, अपना पर्पस कोड वगैरह डाल देना है और फंड्स मैं खुद ही रेमिट कर सकता हूँ जब मैं चाहूँ। सेकंड, इनका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है कंपेयर टू HDFC। जो इनके ऐप्स हैं, जो इनके करंट अकाउंट के लिए जो इनका वेबसाइट है, जो ऐप्स है वो अच्छे हैं, उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। सर्विसेज भी इनकी अच्छी है और मेरे घर के पास भी है, तो और बेटर हो जाता है। करंट अकाउंट आपका वहाँ हो जहाँ आपका घर है, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाता है। एंड इनका एक और ये भी फ़ायदा रहता है कि ये लोग कॉर्पोरेट लोन्स पे फोकस करते हैं, तो अगर कभी आपको ओवरड्राफ्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़े आपके बिजनेस यूज़ के लिए, तो यहाँ पर आपको ICICI ज़्यादा बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। HDFC यूजुअली फोकस है कंज्यूमर लोन्स के लिए, ICICI ज़्यादा कॉर्पोरेट लोन्स पे। अब अगर मैं इसके कॉन की बात करूं तो यहाँ पर मुझे कोई भी ईमेल नहीं आता है जब भी मुझे फ़ंड आती है। अब मेरे RM का कहना है कि बाकी लोगों को ईमेल आते हैं, आपको ईमेल नहीं आता है। मैंने काफ़ी बार ईमेल भी अपडेट करा के देखा, काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस भी अपडेट करा के देखे, लेकिन मुझे आज तक कोई ईमेल नहीं आया है कि मेरे पास फ़ंड आ गई है। तो इससे मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे पास कब मेरे अकाउंट में फ़ंड आई है। फिर जब मैं उसमें जाके लॉगिन करके देखता हूँ तब मुझे दिखता है कि यार ये फ़ंड अप्रूवल के लिए पड़ी हुई है, मुझे इसे अप्रूव करना है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिली है, पता नहीं बाकी लोगों को है कि नहीं है। मेरे RM का कहना है कि वो सिर्फ मुझे ही मिल रही है। फिर इसलिए मैंने यहाँ पर अपने RM को बोल के रखा है कि भाई जब भी मेरी पेमेंट आए आपको मुझे 24 घंटे के अंदर कॉल करके या मैसेज करके बताना है, क्योंकि उसके सिस्टम में वो दिख जाता है कि इनके पास पेमेंट आई है, इनके पास पेमेंट बची हुई है, अभी तक इन्होंने यहाँ पे रिसीव नहीं किया है। तो मैंने उनको यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी है कि आप मुझे 24 आवर्स के अंदर बताओ कि मेरी पेमेंट आई है, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं अपना अकाउंट यहाँ पे बंद करा दूंगा। सो ICICI के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस यहाँ पर मुझे मिला है, इनके सर्विसेज में, इनके टेक्नोलॉजी में, और जो चार्जेस ये लोग लेते हैं। अब इससे पहले मैं अपनी रिकमेंडेशंस पे जंप करूँ, मैं यहाँ पर आपको कुछ और ओपिनियंस बताना चाहूँगा दूसरी बैंक के बारे में। पहले यहाँ पर सिंडिकेट बैंक है जो अब कैनरा हो गया है। तो मैंने इस पे एक टाइम पे मैंने अकाउंट बनवाया था इस पे मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, तब इनकी कुछ स्कीम्स वगैरह चल रही थी, मेरा कज़न भाई भी था, तो मैंने एक टाइम पे इसका अकाउंट बनाया था। एंड ये बैंक ठीक है, एवरेज सी है, मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, और अभी पता नहीं कैसा हो गया होगा, कैनरा का मुझे ज़्यादा पता नहीं है। सेकंड, यहाँ पर ओरिएंटल बैंक है। ओरिएंटल बैंक में मेरा नहीं है लेकिन मेरे फैमिली वालों का है। ओरिएंटल बैंक का PNB हो चुका है, तो अभी भी इनके IT इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है, इनका डाउन रहता है, UPI सिस्टम का भी डाउन रहता है, कभी बैंकिंग डाउन रहती है, तो इसको भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर IDFC और इंडसइंड बैंक की बात करूं तो मैंने दोनों यूज़ नहीं करे हैं, तो मुझे इनका एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हो इन दोनों बैंक्स का तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिर अगर RBL की बात करूं तो मैं RBL को सिर्फ डेबिट कार्ड के लिए उनके यूज़ करता हूं, 0% मार्कअप फीस के लिए यूज़ करता हूं। बाकी इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए मैं RBL बैंकिंग का यूज़ नहीं करता हूँ। अब जब भी आप लोग पेमेंट्स रिसीव करोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि बैंक से रिसीव करें या फिर पेपाल से रिसीव करें। देखो, पेपाल ना हमेशा ज़्यादा चार्ज करेगा कंपेयर टू बैंक, तो आपको जब भी ऑप्शन मिले NEFT का या फिर पेपाल का,
उसमें से आप लोगों को NEFT चूज़ करना है। भले आप लोग एक्सिस बैंक में हो, भले आपके बहुत सारे चार्जेस लग रहे हो, पेपाल से कंपैरेटिवली आपके बहुत कम चार्जेस लगेंगे। पेपाल आपको जल्दी ट्रांसफ़र कर देगा, एक दिन में आपके पैसे आ जाएंगे, लेकिन आपको जो चार्जेस लगेंगे पेपाल में वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा रहेंगे। फिर हमारे पास सेकंड ऑल्टरनेटिव आता है पेयोनीर। पेयोनीर पेपाल का ऑल्टरनेटिव है, पेपाल में ज़्यादा लगते हैं, पेयोनीर में थोड़े कम लगते हैं। तो अगर पेयोनीर का ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग, तो पेपाल वर्सेस पेयोनीर में आप लोग पेयोनीर को सिलेक्ट करिए। बैंक का ऑप्शन दे रहे हैं तो फिर तो और कोई आपको सोचना ही नहीं है, सीधे वहाँ पर NEFT कर देना है। फिर तीसरा ऑप्शन भी है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, वो है ट्रांसफर वाइज। अगर आप लोग क्लाइंट्स आपके बहुत सारे हैं जो आपको पेमेंट्स यहाँ पे रिसीव करवाते हैं, तो शायद से वो लोग ट्रांसफर वाइज का यूज़ कर सकते हैं। वो आपको ऑप्शन देंगे ट्रांसफर वाइज या फिर पेपाल, तो फिर आप लोग ट्रांसफर वाइज के थ्रू यहाँ पर पेमेंट को रिसीव कर लीजिएगा। अब वैसे यहाँ पर इसका नाम वाइस हो गया है, तो दोनों एक ही है, ट्रांसफर वाइज और वाइस, तो आप लोग उसके थ्रू पेमेंट रिसीव कर लीजिएगा। या फिर अगर आप लोग फ्रीलांसर्स के साथ बहुत काम करते हो, फ्रीलांसर्स को आपने काफ़ी हायर किया है, आप लोग फ्रीलांसर्स को रेगुलरली हायर करते रहते हो, पेमेंट्स करते रहते हो बाहर, तो भी यहाँ पर अगर आपकी छोटी अमाउंट्स है तो उसके लिए तो आप लोग NEFT करोगे नहीं, तो छोटी अमाउंट्स के लिए ट्रांसफर वाइज इज़ अ बेटर चॉइस। अब अगर यहाँ पर मैं एक्सचेंज रेट्स के बारे में बात करूँ, तो आज की मैं अगर बात करूँ तो आज 9 मार्च है, तो 9 मार्च पे जो एक्सचेंज रेट्स चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जाते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं USD पे क्या चल रहा है। चलो जब तक ये आता है एक्सिस बैंक, तब तक हम लोग दूसरी बैंक का देख लेते हैं। ICICI का देखूँ मैं तो यहाँ पर USD पर ये रहा हमारा। हमें कौन से देखनी है, एक तो TT बाइंग रेट और TT सेलिंग रेट। बाइंग रेट मतलब जिस पे आपके पैसे आ रहे हैं, ये जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। सेलिंग रेट मतलब आउटवर्ड रेमिटेंस, जिस पे आप लोग अपने पैसे भेज रहे हो, तो 74.76 पे $1 बनेगा, और रिसीव करते टाइम 71.53 पे $1 बनेगा। तो ये जितना बड़ा हो उतना अच्छा, और यहाँ पर सेलिंग रेट हमारा जितना छोटा हो उतना अच्छा। तो अगर मैं ICICI की बात करूँ तो 71.53 है, और आउटवर्ड में 74.76 है। HDFC की बात करूँ तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये 9 तारीख का ही चार्ट है। HDFC USD ये रहा, तो 71.18 है। यहाँ पर हमारा 71.53 था। ICICI थोड़ा यहाँ पे बेटर प्रोवाइड करा रहा है, सॉरी हमें ये देखना है 71.98 TT बाइंग और TT सेलिंग 71.98। HDFC थोड़ा बेटर है यहाँ पर, और सेलिंग में 74.30। अगेन यहाँ पर HDFC थोड़ा बेटर है इसमें भी। फिर अगर यहाँ पर मैं SBI के ऊपर आऊँ, SBI पे भी हम लोग यहाँ पे जूम कर लेते हैं, तो ये दो रेट्स रहे 72.25। देख सकते हैं आप लोग SBI यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेट्स प्रोवाइड करा रहा है, और आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए भी SBI का यहाँ पर कम है, बाकियों का 74 पॉइंट समथिंग है, और यहाँ पर आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए भी कम है। एक्सेस का देख लेते हैं। एक्सेस का मैं इसको फिर से, ये रहा एक्सेस का यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र, ठीक है, और ये सेंड करने के लिए, ठीक है। तो US में यहाँ पे 70.88 है। अगर मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है तो रिसीव करना है तो ये सबसे कम मुझे यहाँ पे ICICI दे रहा है रिसीव के लिए, और अगर सबसे ज़्यादा मुझे बाहर भी भेजनी है तो भी मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सेस में देनी पड़ रही है। तो एक्सेस के एक्सचेंज रेट सही में बहुत ख़राब है एट प्रेजेंट। तो बाकी HDFC और ICICI के काफ़ी क्लोज में है, और SBI यहाँ पर हमें बेस्ट प्रोवाइड करा रहा है। फिर अगर यहाँ पर मैं चार्जेस के बारे में बात करूँ तो SBI में यहाँ पे सबसे कम चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे, ICICI में थोड़े ज़्यादा हैं, HDFC में स्लाइटली ज़्यादा हैं कंपेयर टू ICICI। फिर हमारे पास एक्सेस आता है जिसमें सबसे ज़्यादा है। फिर अगर यहाँ पर मैं आउटवर्ड रेमिटेंस की बात करूँ तो आउटवर्ड रेमिटेंस पे जैसा कि मैंने कहा कि दो बैंक बेस्ट है, ICICI और HDFC। ICICI की बात करूँ तो ये लोग 750 लेते हैं अगर आप लोग ऑनलाइन से करते हैं, 1000 लेते हैं अगर आप लोग ऑफलाइन जाके करते हैं तो। और यहीं पर HDFC की बात करूं तो एक्स्ट्रा चार्जेस ये लोग लेते हैं 500 रुपये आपके, अगर आप लोग $500 कर रहे हैं तो $500 के ऊपर है तो 1000 रुपये ये लोग फ्लैट लेते हैं। तो ये कुछ चार्जेस रहते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं, और इसके ऊपर GST भी ऐड हो जाता है। अब अगर आपके बहुत ज़्यादा लार्ज ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो बेस्ट ऑप्शन जो रहता है, जो मैंने लोगों को करते हुए देखा है, वो ये रहता है कि वो लोग एक कंपनी बना लेते हैं US में, एक कंपनी बना लेते हैं इंडिया में। US की कंपनी, और आप लोग इंडिया में बैठे बैठे US की कंपनी भी बना सकते हो। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जैसे कि अगर आप लोग एक डिजिटल मार्केटर हो, आपको फंड्स रिसीव होता है कंपनी से, देन आप लोग उस फंड्स को यूज़ करते हो एडवर्टीजमेंट्स में, 10 लाख के ऊपर आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं मंथली, तब
मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन रहता है कि आप लोग इसी तरह से यहाँ पे सेटअप करो। एक कंपनी आपकी यूएस में रहेगी, एक कंपनी आपकी इंडिया में रहेगी। इंडिया वाली कंपनी एज अ कंसल्टेंसी एक्ट करेगी, फिर यूएस वाली कंपनी रहेगी। तो ये बहुत बाद में की चीज़ है, जब आपके डेली ट्रांजेक्शन्स काफ़ी हो रहे हो, यूएसडी में हो रहे हो, आपका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो रहा हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस फिर उसके भी रहेंगे, टैक्सेशन भी आपको देना पड़ेगा, यूएस का भी इंडिया का भी। तो ये कुछ तरीके रहते हैं, मैंने नहीं किया है अभी तक, लेकिन फ्यूचर में अगर मुझे लगा तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से सेटल कर लूँगा। अभी फ़िलहाल मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नाउ लेट्स सम दिस अप। बेस्ट बैंक फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, एसबीआई काफ़ी अच्छी बैंक है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है कभी कभार। फिर आईसीआईसीआई इज़ द सेकंड बेस्ट चॉइस दैट वी हैव, अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, अगर आप लोग थोड़े ज़्यादा ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह दे सकते हो तो आईसीआईसीआई इज़ द बेस्ट। फिर बेस्ट बैंक फॉर एडसेंस, अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है तो एसबीआई इज़ द बेस्ट। फिर सेकंड बेस्ट अगेन आईसीआईसीआई। बेस्ट बैंक फॉर आउटवर्ड रेमिटेंस, अगर आपको पैसे भेजने हैं तो फिर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों अच्छे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अगर आपको करना है तो अगेन एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के थ्रू आप लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ईजिली ऑनलाइन बैठे बैठे। आप लोग यहाँ पे वेस्टेड के थ्रू, मैं यहाँ पे करता हूँ, वेस्टेड एक कंपनी है जो इसके थ्रू आप लोग फॉरेन शेयर्स खरीद सकते हो। तो अगर आप लोग चाहो तो एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई के थ्रू डायरेक्टली बिना कोई फॉर्म सबमिट करे ऑनलाइन ही सब उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। बेस्ट बैंक फॉर करंट अकाउंट फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आईसीआईसीआई। बेस्ट सेविंग्स अकाउंट की बात करूँ तो एसबीआई और एचडीएफसी मेरे हिसाब से सेविंग्स अकाउंट में बेटर ऑप्शंस रहेंगे। बेस्ट बैंक फॉर लोन्स, अगर आपको लोन्स लेने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इन फ्यूचर तो एचडीएफसी और एसबीआई दोनों अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। बेस्ट बैंक विथ लेस चार्जेस, अगर आपको सबसे कम चार्जेस देने हैं तो एसबीआई इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। फिर बेस्ट सर्विस की बात करूँ तो ये काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि आप लोग कौन से एरिया में हो, क्योंकि एरिया टू एरिया सर्विस डिपेंड करती है। एंड सेकंड, आपके कनेक्शन कौन सी बैंक में अच्छे हैं। अगर आपके बैंक में रिलेशनशिप वैल्यू अच्छी है, अगर आप उस बैंक के मैनेजर को जानते हो तो फिर आप लोग एसबीआई में जा करके भी अपना 5 मिनट में काम करवा सकते हो। अगला यहाँ पर है बेस्ट कस्टमर सपोर्ट। टू बी फ्रैंक, मुझे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस तीनों का कस्टमर सपोर्ट लगभग सेम ही लगता है। कुछ खास अच्छा नहीं है, कुछ खास यहाँ पर एक्सेप्शनल मुझे नहीं देखने को मिला है। तो तीनों का एवरेज सा कस्टमर सपोर्ट है। और एसबीआई का तो क्या बोलूँ अब क्विकेस्ट ट्रांसफ़र की बात करूँ कि सबसे जल्दी जिसमें पैसे आ जाते हैं वो आईसीआईसीआई है। एंड अगर आपको उससे भी जल्दी चाहिए तो पेपाल के थ्रू मंगवा लो। फिर मैं यहाँ पर कौन सी बैंक यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर चारों बैंक का यूज़ करता हूँ। एसबीआई मेरी काफ़ी टाइम से चल रही है, उसके बाद करंट अकाउंट मेरा आईसीआईसीआई में, तो उसके थ्रू मैं काफ़ी पेमेंट्स को रिसीव करता हूँ। एचडीएफसी में भी कुछ पेमेंट्स को रिसीव करता हूँ आउटवर्ड के लिए मैं आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों का यूज़ करता हूँ। और एक्सेस के लिए लोकली जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं उसके लिए मैं एक्सेस यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। सो नाउ आई होप कि आपको एडसेंस के बारे में, आउटवर्ड रेमिटेंस के बारे में, इनवर्ड रेमिटेंस के बारे में, पेपाल यूज़ करें क्या यूज़ करें, उन सब के आंसर्स मिल गए होंगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस था 5 साल में, जितना मैंने सीखा, जितने बैंक्स में मैंने अकाउंट खुलवाया, उन सब को कंपाइल अप करके मैंने ये वाला वीडियो बना दिया है। सो अगर आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक देखा है तो इसको थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तभी करिएगा अगर आप लोग डिजिटल टूल्स और सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड मैं कम ही वीडियोज़ बनाता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।